हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग का सेकंड पार्ट। ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 3rd Jan वाला वो कंप्लीट कर लिया है। मैंने अलग से जो है वो प्लेलिस्ट बना दी है हर एक यूनिट्स की, तो आप यूनिट वाइज जो है वो कंप्लीट कर लेना। ओके एग्जाम से पहले कोशिश करना कि जितनी भी मैराथन्स हो चुके हैं वो और PYQs जो हो चुके हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अगस्त 2024 के फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आ चुका है लेकिन मैंने हर एक उसका नहीं रखा है PYQ का, बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने भी ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स जो है वो रिपीट हो चुका है। तो इन सबके ईयर्स जो है वो आप याद कर लेना अच्छे से, ये नहीं भूलना किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। FRBM एक्ट, नेशनलाइजेशन, सेकंड 5 ईयर्स, SIDBI एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक। मैंने जो है फैक्ट बेस्ड सीरीज की एक अलग से प्लेलिस्ट जो है वो बना रखी है। अगर आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन याद नहीं होते तो वो सीरीज आप देख लेना, आपको डेफिनेटली जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले FRBM एक्ट। तो FRBM एक्ट जो है वो कब आया था? 2003 में आया था। उसके बाद हम देखें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था? 1969 में हुआ था। सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारा कब था? 1956 में था। SIDBI कब एस्टेब्लिश हुआ था? SIDBI एस्टेब्लिश हुआ था 1990 में। और एग्जिम बैंक हमारा था 1982 में। 1982 में। तो अगर हम इसे अरेंज करें तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आएगा सी के बाद ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन के बाद होगा आपका ई ऑप्शन, देन डी और फिर ए। CBEDA। ऑप्शन ए आपका क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये सारे ईयर्स अच्छे से याद कर लेना। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा कमेटी की रिपोर्ट्स से है और उसको मैच करना है। कमेटी और उसकी वर्किंग की भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, वो आप चेक कर लेना। नसीमन कमेटी रिपोर्ट सेकंड, घोष कमेटी, पद्मनाभन कमेटी और सराफ कमेटी, ये सारी की सारी कमेटीज मैंने करवाई हैं आपको। तो सबसे पहले अगर हम नसीमन कमेटी रिपोर्ट की बात करें तो इन्होंने बोला था, रिकमेंड किया था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, जिनमें इन्होंने बोला था कि हमें चेंज करना है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की 91 डेज के ट्रेजरी बिल्स। ये ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली इन्होंने रिकमेंडेशन किसके लिए दी थी? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सेकेंड अगर हम बात करें घोष कमेटी रिपोर्ट, तो घोष कमेटी रिपोर्ट का फोकस क्या था? फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस जो हो रहे हैं बैंक में, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1। पद्मनाभन कमेटी जो थी वो कंसर्न थी सुपरवाइजरी सिस्टम से, इंक्लूडिंग द स्टाइल ऑफ इंस्पेक्शन एंड फॉलो अप। ये भी मैंने आपको करवा रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन होगा। और सराफ कमेटी का फोकस क्या था? टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज जो होंगे बैंक में उससे रिलेटेड, तो ऑप्शन क्या हो गया? सेकेंड। तो 3, 1, 4 और 2 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 3, 1, 4 और 2, ऑप्शन सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग कमेटी वाज सेट अप फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। हमें कमेटीज दे रखी है और हमें ये बताना है कि इसमें से बैंकिंग सेक्टर कमेटी के लिए कौन सी पर्टिकुलर कमेटी है। तारापुर कमेटी मैंने आपको तभी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके HPSC या वो MH सेट में भी आया है और HPSC में भी आया था और इसमें भी UGC में तो बहुत बार आ चुका है, ये 1 लाइनर में भी आ चुका है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे है। ठीक है, तो ये तो है बैंक से रिलेटेड। ई ऑप्शन तो आएगा ही आएगा, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट ये ऑप्शंस तो आप हटा दो। उसके बाद हमें पता है कि घोष कमेटी हमने अभी मैचअप में भी देखा कि फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस के लिए है, तो ये भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी जरूर आएगा। तो ऑप्शन बी आएगा, तो ऑप्शन सेकंड हो गया, ऑप्शन थर्ड हटा दो। तो ये क्वेश्चन करने का सिर्फ एक तरीका होता है, हमें सारी कमेटीज के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें अगर एक तो भी अच्छे से पता है ना, कंफर्म है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। सबसे पहले अगर हम जलान कमेटी की बात करें तो इन्होंने फोकस किया था इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पे। ठीक है, RBI, ये डायरेक्टली बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं है। घोष कमेटी तो हमें पता है फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस के लिए। सराफ कमेटी हमने देखा कि किस चीज के लिए है? टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए। गोकर्ण कमेटी जो थी वो किसके लिए थी? वो थी स्मॉल सेविंग स्कीम्स, SSS, स्मॉल सेविंग स्कीम्स से रिलेटेड थी, ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म नहीं था। तो ये ध्यान रखना है, ये स्मॉल सेविंग स्कीम से रिलेटेड है। ये है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क RBI का, तो ये ध्यान रहेगा। अगर बाद में भी अगर ये आ जाता है आगे तो आपको ये याद होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? B, C एंड D। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। नाउ
मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डज नॉट कम अंडर द पर्व्यू ऑफ द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस हैं जो 11th-12th में भी हैं, 11th-12th से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई किस एक्ट में आया था, ये आपको एक्ट बताना है, किस एक्ट के थ्रू, आरबीआई एक्ट है ना, वो एक्ट आप बताओगे। और उसके फंक्शंस क्या है, कस्टेडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, बिल्कुल सही बात है। इशूइंग ऑफ बैंक नोट्स, ये भी सही है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है, बिल्कुल सही बात है। जब कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती कमर्शियल बैंक्स को, तो वो किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास। मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट नहीं, ये कमर्शियल बैंक्स का काम है क्रेडिट क्रिएशन करना। क्रेडिट क्रिएशन का काम किसका होता है, कमर्शियल बैंक्स का होता है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, नाउ अच्छा, मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट का मतलब वही है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बैंक जो है अपने रिजर्व्स से ज्यादा जो है लैंड कर देता है थ्रू डिपॉजिट्स मल्टीप्लिकेशन। सो और वैसे भी कमर्शियल बैंक का काम होता है क्रेडिट क्रिएट करना, आरबीआई से रिलेटेड नहीं है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हमें पता है मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट है, एक तो है हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरे हमारे क्या है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो उसमें क्या है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब किस में आते हैं, ये सब क्वांटिटेटिव में आते हैं। और क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव में आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन और आपका मोरल सुएशन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सब किसके हैं आपके पार्ट, क्वालिटेटिव के पार्ट है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट कौन सा नहीं है, सीआरआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, बैंक रेट है। टैक्स रेट नहीं है, ये किसका पार्ट है, ये आपकी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। मतलब फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू पॉलिसी जो होती है, ठीक है, रिवेन्यू पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में आएगा, फोर्थ ऑप्शन गलत है। इन सब के जो रेट्स हैं वो सब आपको याद करने हैं, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी शेयर की है। ये क्वेश्चन भी मैंने आगे भी दे रखा है कि आपको इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए आ सकता है, तो इसके एग्जैक्ट रेट्स जो है वो आप याद रखना लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरआरबीज। आरआरबीज के अकॉर्डिंग आरआरबीज के रिलेटेड हमारी कुछ स्टेटमेंट्स है और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, आरआरबीज वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नसीमन वर्किंग ग्रुप 1975 का जो हमारा वर्किंग ग्रुप था उसके रिकमेंडेशन पे आरआरबी बना है। और मैंने आपको आरआरबी कब एस्टेब्लिश हुआ, पहला आरआरबी क्या था, ये बहुत बार बता चुकी हूँ। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए और आपको लगता है कि आपने उससे रिलेटेड जो भी पढ़ रखा है वो सब पहले आप रिवाइज करोगे कि मैंने इससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ रखा है, अब मैं उसमें क्या चीजें नहीं ऐड कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो आप उसमें ऐड करोगे। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटीज ऑफ आरआरबीआई आरआरबीज इज हेल्ड विद स्पॉन्सर बैंक। 3 जने हैं जो आरआरबीज में स्पॉन्सरशिप करते हैं और कितना कितना परसेंट करते हैं, अभी एमएच सेट का पेपर कराया था उसमें भी मैंने आपको बताया है, तो वो चीज भी आप रिवाइज करेंगे। नाबार्ड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ आरआरबीज, आरआरबीज लीड बैंक होते हैं, आरआरबीज प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटीज थ्रू नाबार्ड। तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है कि आरआरबीज जो एस्टेब्लिश हुए 1975 में हुए, किसके रिकमेंडेशन पे, नसीमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। सेकेंड ऑप्शन क्या है, जो आरआरबीज का स्पॉन्सरशिप है, तो सबसे ज्यादा जो सेंट्रल बैंक करता है 50%, स्टेट का है 15% और स्पॉन्सर बैंक्स का जो है वो कितना है 35%। स्पॉन्सर्स बैंक का कितना है 35, स्टेट का 15 और सेंट्रल का 50। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। नाबार्ड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ आरबीआई, बिल्कुल नाबार्ड तो एक की रेगुलेटरिंग और कोऑर्डिनेटिंग रोल तो किसका है, नाबार्ड का ही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आरआरबीज आर द लीड बैंक्स नहीं, कमर्शियल बैंक्स को जनरली लीड बैंक्स माना गया है डिस्ट्रिक्ट्स में, आरआरबीज को नहीं माना गया। तो ऑप्शन डी तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आरआरबीज प्रोवाइड करते हैं रीफाइनेंस फैसिलिटी, बिल्कुल रीफाइनेंस फैसिलिटी नाबार्ड के थ्रू, बिल्कुल सही बात है कि नाबार्ड जो है वो प्रोवाइड करता है रीफाइनेंस सपोर्ट, किसको, आरआरबीज को नाबार्ड प्रोवाइड करता है ये सपोर्ट कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में, इन सब में क्या कर सके, फाइनेंस प्रोवाइड कर सके। तो ऑप्शन ई भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, सी और ई। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द यूपीआई सिस्टम इन इंडिया एंड इन विच ईयर। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी जो है वो किया था पोस्ट। सेबी 2016, एसबीआई, आरबीआई और एनपीसीआई है ये, एनपीसीएल नहीं है। तो हाँ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
2016 में आया था और एनपीसीआई ने लॉन्च किया था यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अप्रैल 2016 में, एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो अप्रैल 2016 में, ताकि सिंप्लीफाई कर सके और फैसिलिटेट किया इंडिया के लिए डिजिटल पेमेंट। अब हम सब यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं ना, डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ among the following which or are the instruments of capital market। कैपिटल मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल मार्केट सबसे पहले है क्या। तो कैपिटल मार्केट जो है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डील करते हैं मीडियम से लेके लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स तक, मीडियम से लेके लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स तक। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स किस में काम करते हैं, शॉर्ट रन में, ये ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेंचर कैपिटल की, तो ये एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो फंड्स प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस ग्रो करना है। वेंचर कैपिटल हम लेते हैं ऑप्शन ए। ट्रेजरी बिल जो है ना, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं आएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स, नहीं, ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो यस, ये आपका क्या है, ये आपका कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करती है कंपनीज फंड्स रेज करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट से। फंड्स रेज करने हैं ना, तो उसके लिए क्या करती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स लेती है। ग्लोबल का मतलब तो पता ही चल गया, इंटरनेशनल मार्केट, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, सही है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स जब आपस में जो है कंपनीज लेती हैं, तो ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये, क्योंकि तो ऑप्शन ई भी नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए और डी जो है वही हमारे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर हम नंबर 2 हमारा क्या है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनबीएफसीज, नेशनल बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के रिगार्डिंग हमारी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स आपको बतानी है कि सही है या गलत है। सबसे पहले अगर हम एनबीएफसीज की बात करें तो ये रजिस्टर हुआ है अंडर द आरबीआई एक्ट 1948। क्या ये बात बिल्कुल सही है, आरबीआई एक्ट 1948 में था या 1934 में था, अभी मैंने आपसे पूछा भी था, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन था ना इससे रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड। तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया, तो ए तो हटा ही दो, ए हट गया, ए की में ओहो। NBFCs cannot accept demand deposits like commercial banks। बिल्कुल सही बात है, NBFCs जैसे कमर्शियल बैंक्स जो ले सकते हैं वैसे थोड़ी ना हमसे डिमांड डिपॉजिट्स ले सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। NBFCs have to invest a specific % of their assets in unencumbered approved securities। बिल्कुल, जब हम SLR की बात करते हैं, SLR रिक्वायरमेंट्स की, तो SLR में क्या होता है कि आपको अपनी कुछ सिक्योरिटी बैंक्स को कहाँ सबमिट करानी है, जिसमें आपकी कैश, गोल्ड, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, ये सारी सिक्योरिटीज आ जाती है जिसके अगेंस्ट कोई भी आपकी वो ना हो, पर्टिकुलर लोन ना हो, वो होती है हमारी। तो एनबीएफसीज बिल्कुल उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है कुछ अमाउंट, सर्टेन पोर्शन किसमें, लिक्विड एसेट्स में, तो ये हमारा सही है। एनबीएफसीज विच एंगेज इन मर्चेंट बैंकिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आर गवर्न्ड बाय सेबी। जो एनबीएफसीज मर्चेंट बैंकिंग का काम करते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब इंटरनेशनल मार्केट से, तो वो उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो हैंडल करता है, वो उसका रेगुलेटर होता है। बिल्कुल सही बात है, तो सेबी उसका रेगुलेटर होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। Every NBFCs has to create a reserve fund। बिल्कुल, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर एक एनबीएफसीज को कुछ रिजर्व फंड्स जो है वो क्रिएट करने पड़ते हैं और एक अपना जो एक प्रिस्क्राइब्ड इनका परसेंटेज होता है अपने नेट प्रॉफिट का, जो वो इनको यहाँ पे अपने रिजर्व फंड्स में क्या करने पड़ते हैं, क्रिएट करने पड़ते हैं आरआरबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ई भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो बी सी डी ई ये सारे के सारे हमारे ऑप्शंस क्या है, सही, सिर्फ ए हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। इससे आपके आरबीआई के फंक्शंस हो गए सारे, तो ये आपके दोबारा भी आ सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम डेट ऑफ देयर हैपनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट। सबसे ओल्डेस्ट से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आईआरडीए एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में। उसके बाद क्या है आपका, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंट्रोड्यूस होता है बैंकिंग सेक्टर में। हुआ कब हुआ था, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें करना है, मतलब इंक्लूजन का मतलब क्या है कि ऑल फॉर्म्स, ऑल सेक्टर, सबको इंक्लूड करके चलना है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंकिंग मर्ज्ड विद यूटीआई कब हुआ था, 364 ट्रेजरी बिल्स इंट्रोड्यूस विद मार्केट रिलेटेड रेट्स, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे आईआरडीए एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में कब, 1999 में।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन तो अभी रिसेंटली हुआ है 2005 में, ये रिसेंटली माना जाएगा ना इन सब के अकॉर्डिंग। तो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक मर्ज विद यूटीआई, यूटीआई के साथ कब मर्ज हुआ था, ये हुआ था 2004 में। उसके बाद 364 ट्रेजरेबल्स, ये सबसे पुराने है, सबसे पुरानी बात है 1992। तो ओल्डेस्ट है ना, तो डी तो हमारा सबसे पहले आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हट गए, तो सबसे पहले डी आएगा। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआरबीएम, ये हमने पढ़ाई है बहुत बार। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट का पास हुआ था 2003 में। तो हमें ये चीज ये तो पता होगा कि फाइनेंशियल सबसे न्यू है, तो बी आएगा। उससे पहले हमारा क्या है, ग्लोबल ट्रस्ट, तो उससे पहले हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो उससे पहले तो ऑप्शन सी होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम देखें सबसे पुराना हमारा क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के बाद है हमारा ऑप्शन ए 1999, उसके बाद है हमारा ऑप्शन ई 2003। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट है ना, ये तो लेटेस्ट हो गया, सॉरी सॉरी। डी ए ई 2003, उसके बाद हमारा 2004, उसके बाद हमारा 2005। डी ए ई सी बी, डी ए ई सी बी। तो ये क्वेश्चन शायद आपका ड्रॉप हुआ था, ये आपका क्या है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हम देख रहे हैं जून 2023। एज पर सेबीज डाटा ऑन ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द पीरियड 2017 से लेके सितंबर 2022 में, हाउ मेनी इंडियन कॉर्पोरेट्स इशूड ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स कितने इंडियन कॉर्पोरेट्स ने इशू किए थे। तो अगर हम सेबी के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट तो है नहीं, हालांकि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसका आंसर भी बता देती हूँ, 20 होगा, कि 20 इंडियन कॉर्पोरेट्स ने इशू किए थे ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। हालांकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो चांसेस हैं कि हमारे गलत हो सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज तो याद नहीं रख सकते ना। बट ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, अगर ये आया तो। ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, ये वो डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज किए जाते हैं कैपिटल रेज करने के लिए। ग्रीन है ना, तो मतलब किससे रिलेटेड होंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट से रिलेटेड होंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका एक पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, या फिर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, या फिर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये एक वे है जिससे इन्वेस्टर्स जो है फंड करते हैं इनिशिएटिव, क्लाइमेट चेंज के लिए स्पेशली जो है इस तरीके के बॉन्ड्स जो है वो काम आते हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस को पूरा करने के लिए। ये इशू पर्टिकुलरली आपको लगता होगा कि ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट पर्सन करते होंगे, उनको क्या पड़ी है। जनरली वैसे तो जनरली गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन जो है वो दोनों कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करके ग्रीन प्रोजेक्ट्स, उनके टारगेट्स होते हैं, उनको फॉलो करके वो कुछ जो है ग्रीन बॉन्ड्स इशू करती हैं। तो अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 20 जो है इशू हुए थे, ठीक है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेकेंड, यस, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आईएफसीआई, आईआरबीआई, नाबार्ड और आईसीआईसीआई, मैं ये क्वेश्चन भी आपको करवा चुकी हूँ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में। तो सबसे पहले अगर हम आईएफसीआई की बात करें तो ये सबसे पुराना है 1948, ये क्रोनोलॉजी में भी आता है। आईआरबीआई की बात करें तो 1971, नाबार्ड 1982 और आईसीआईसीआई 1955, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना, किसी भी हालत में ये जो है क्रोनोलॉजी और जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी वो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, ओके। एग्जिम, नाबार्ड, ये तो दोनों 1982 में आए थे, बट इनके मंथ अलग अलग थे, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to arrange the following events of equity trading in India starting from the oldest से आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोड्यूस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, FIIs are permitted to invest in Indian securities market, National Stock Exchange commenced operation in wholesale debt market, SEBI banned Badla trading on Bombay Stock Exchange, NSE National Stock Exchange overtook the Bombay Stock Exchange as the largest stock exchange in the terms of volume trading, ठीक है। तो इसी चीज को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें BSE इंट्रोड्यूस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, तो ये कब हुआ था, 1995 में। उसके बाद अगर हम FIIs की बात करें तो इन्होंने परमिट किया था कब कि इंडियन सिक्योरिटीज भी जो है इन्वेस्ट कर सकती हैं, ये हुआ था 1992 में। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कब अपना होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट कमेंस मतलब स्टार्ट किया था, ये किया था 1994 में। उसके बाद सेबी ने बैन कब किया था, बदला ट्रेडिंग किया था 2001 में।
और उसके बाद अगर हम बात करें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक कर लिया और वो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन गई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ट्रेडिंग, तो वो कब हुआ था 1996 में। तो अब इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज कर लो कि हमें ओल्डेस्ट से करना है ना, तो सबसे पुराना तो हमारा ये बी ऑप्शन है 1992, 1992 के बाद हमारा ऑप्शन 1994, 94 के बाद हमारा 95, 95 के बाद 96 और उसके बाद डी, बी सी ए ई डी। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या ये वो हुआ था, क्या ड्रॉप हुआ था ये क्वेश्चन? बताना मुझे, ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अगर मतलब अगर मेरे ईयर बताने में कोई गलती हो गई है तो ये चीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ होगा, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट से करना है ना, तो सबसे ओल्डेस्ट तो हमारा बी ऑप्शन ही होगा 92। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, ये सबको पता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है इनेक्ट हुआ था 2002 में, पास हुआ था पार्लियामेंट 2002 में, और फोर्स कब से स्टार्ट हुआ था 2005 से, तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा क्या है, यू हैव टू अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट। आईसीआईसीआई हमने अभी किया है, कब एस्टेब्लिश हुआ था 1955 में। नाबार्ड की बात करें 1982 में। आईएफसीआई हमने अभी देखा 1948 में। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया 1971, ये भी हमने देख लिया। एक्सिम बैंक भी हमारा क्या है 1982, लेकिन मैंने बोला था कि दोनों के ईयर क्या है, अलग अलग है। एक्सिम का क्या है जनवरी 1982 और आपका नाबार्ड का क्या है जुलाई 1982, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके सो दिस इज योर क्रोनोलॉजी। सबसे पुराना ऑप्शन सी होगा सबसे पहले, ओल्डेस्ट से है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया, सी ए डी ई बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मॉनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी इज। मॉनेटरी बेस हमारा क्या होगा, ऑप्शंस ये रहे, आंसर देखो पहले क्या होगा। देखो सबसे पहले ऑप्शन हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड बाय द बैंक्स एज अ रिजर्व्स, या अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और टाइम डिपॉजिट्स, या फिर करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो सबसे पहले अगर हम मॉनेटरी बेस की बात करें तो मॉनेटरी बेस को और क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है हाई पावर्ड मनी या फिर रिजर्व मनी, या फिर क्या बोला जाएगा, रिजर्व मनी। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें एक तो इंक्लूड होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस कैश रिजर्व्स हेल्ड बाय बैंक्स विथ सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल एक तो हमारा ऑप्शन ये करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और बैंक्स एज ए रिजर्व एंड बाय, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पिलर 1 ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स फोकस ऑन। पिलर 1 जो है वो किस पे फोकस करता है, देखो अगर मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में बताऊं तो सबसे पहले पिलर 1 का फोकस एरिया क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इसके की एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ये नोट भी कर लेना, कैपिटल क्वालिटी एंड रिस्क कवरेज, ठीक है, क्रेडिट मार्केट्स ये सब। उसके बाद अगर हम पिलर 2 की बात करें तो पिलर 2 का फोकस एरिया क्या है, सुपरवाइजरी। बहुत डिटेल में नहीं बता रही बट इतना बता रही हूँ कि आपके एग्जाम में गलत ना हो। सुपरवाइजरी रिव्यू करना, जैसे इसके की एलिमेंट्स क्या है, अगर हम इसके की एलिमेंट्स की बात करें तो इसके की एलिमेंट्स है इंटरनल कैपिटल असेसमेंट एंड रिस्क का मैनेजमेंट। यहाँ कवरेज है, यहाँ मैनेजमेंट है, ठीक है। और अगर हम पिलर 3 की बात करें तो पिलर 3 आपका क्या है, फोकस एरिया इसका क्या है, पिलर 3 का फोकस एरिया मार्केट डिसिप्लिन। और अगर हम इसके की एलिमेंट्स की बात करें तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर्स, वो एक ही बात होगी, ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर या फिर मार्केट ओवरसाइट, ठीक है। ये अगर हम इसके कंक्लूजन में बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें पिलर 1 ही पूछा है हमें बेसल 3 नॉर्म्स का, तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कैपिटल, ठीक है।
क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कैपिटल, तो ऑप्शन ए तो आपका सही है। उसके बाद रिस्क कवरेज की बात करते हैं, तो रिस्क कवरेज भी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, जिसमें क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क सारे के सारे आ जाते हैं। तो पिलर 1 इंश्योर करता है बैंक को कि होल्ड करे वो जो सफिशिएंट आपकी जो कैपिटल है अगेंस्ट द जो आपकी सफिशिएंट कैपिटल है अगेंस्ट द रिस्क वेटेड एसेट्स, उसके अगेंस्ट आपको एक सफिशिएंट कैपिटल जो है वो मेंटेन करके होल्ड करके रखनी है, ठीक है। ये है पिलर 1। पिलर 2 की बात करें तो पिलर 2 में आपका सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस आ जाता है, जिसका फोकस क्या है कि जो आपके रिस्क मैनेजमेंट है, सुपरविजन है, उन सबको आपको देखना है। ये बैंक से क्या चाहता है कि अपनी इंटरनल कैपिटल जो एडुकेसी है रिस्क प्रोफाइल के अगेंस्ट वो क्या करके रखे, मेंटेन। मैंने शायद यहाँ पे लिख भी रखा है, हाँ देखो ये सारी चीज मैंने लिखी भी थी। पिलर 1 सबसे पहले क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कैपिटल, रिस्क कवरेज। पिलर 2 की बात करें तो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में क्या आ जाएगा आपकी, एक तो रिस्क मैनेजमेंट सुपरविजन, जिसमें बैंक को क्या रिक्वायर्स है कि वो एसेस करे इंटरनल कैपिटल एडुकेसी, एक सेकेंड, इंटरनल कैपिटल एडुकेसी रिलेटिव टू देयर रिस्क प्रोफाइल, और मेंटेन करे स्ट्रेटजीज एंड प्रोसेस फॉर साउंड कैपिटल प्लानिंग, रेगुलेट करे और इम्पोज करे एडिशनल कैपिटल बफर्स अगर रिक्वायर है तो। पिलर 3 की अगर हम बात करें मार्केट डिसिप्लिन, जिसका फोकस क्या है, मार्केट डिसिप्लिन रिक्वायर करे ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पब्लिक डिस्क्लोजर हो, रिस्क एक्सपोजर कितना है, कैपिटल एडुकेसी, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करे। तो ये अलाउ करता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि वो असेस कर सके कि बैंक की रिस्क प्रोफाइल इफेक्टिवली कितनी है। उसके बाद ये सारे मैंने आपको बताई थी समरी टेबल क्या होगी। तो पिलर 1 जो है वो सुपरविजन वगैरह ये सब चीजें इंक्लूड नहीं करता, हालांकि मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए बी और बी सी दोनों ही ऑप्शन इसके दिए गए थे, बट ए और बी आपका क्या है करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए। बट शायद जहां तक मुझे पता है कि आंसर की में ए और बी दोनों ही आंसर जो है वो करेक्ट दिए गए थे, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, with same monetary base which of the following will lead to an increase in broad money। अगर हमारा monetary base क्या है, सेम है, सेम का मतलब क्या है, हमारा monetary base जो है वो कांस्टेंट है, हमारी हाई पावर्ड मनी है, इट रिमेन्स अनचेंज, अनचेंज्ड ही अगर सेम है तो इसका मतलब। और हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम ब्रॉड मनी को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग डिपॉजिट्स इनटू कैश, अगर हम डिपॉजिट्स को कैश में करेंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगी। हायर इन्वेस्टमेंट अंडर एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, हायर यूज ऑफ कैश होगा, या इंक्रीज होगी फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग हैबिट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम ये कहते हैं ब्रॉड मनी का मतलब क्या है, सबसे पहले ब्रॉड मनी का मतलब है M3, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स जो है वो तो आएंगे, तो मतलब M1 प्लस ये टाइम डिपॉजिट जो है वो भी इंक्लूड हो गया, ओके। M1 प्लस आपके टाइम डिपॉजिट्स भी क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है कि हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग डिपॉजिट्स इनटू कैश। देखो अगर हमें ब्रॉड मनी जो है उसने बोला है कि अगर हम अपना मॉनेटरी बेस जो है वो सेम रखते हैं, मतलब M1 हमारा जो है इसका मतलब सेम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से तो ये होगा ना कि अगर हमारी हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू एन इंक्रीज इन ब्रॉड मनी, हमारा ब्रॉड मनी किसकी वजह से बढ़ेगा, हमारा जो ये टाइम डिपॉजिट्स हैं वो किसकी वजह से बढ़ेंगे, अगर हमारी हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी कि हम डिपॉजिट्स को कैश में कन्वर्ट करें तो क्या हम पैसा अपना टाइम डिपॉजिट में डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे ना, उल्टा ये चीज तो हमारी डिस्करेज करेगी कि हम बैंक में रखें पैसा, अपने पास ही रख लेंगे, हमारा तो रिड्यूस होगा इससे डिपॉजिट्स, ब्रॉड मनी में रिड्यूस होगा, हम टाइम डिपॉजिट्स में कहा, हम बैंक में पैसे कहाँ रखने चाहेंगे जब हमें ये लगेगा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है। हायर इन्वेस्टमेंट अंडर एसएलआर, अगर जितना ज्यादा मनी जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में ही अगर रहेगा, एसएलआर में अगर पैसा ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब लैंडिंग के लिए अवेलेबल क्या है, कम है वो पैसा, तो डिपॉजिट क्रिएशन कम होगा, मनी मल्टीप्लायर कम होगा, मनी मल्टीप्लायर हमारा कम होगा ना क्योंकि एसएलआर में पैसा ज्यादा जा रहा है, हायर इन्वेस्टमेंट वहां हो रहा है, तो ये भी हमारे ब्रॉड मनी को नहीं बढ़ाएगा। हायर यूज ऑफ कैश, अगर लोग ज्यादा कैश यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास जो है वो कैश कम है, बैंक के पास कैश कम है तो उसके डिपॉजिट क्रिएशन जो उसका क्रेडिट क्रिएशन है वो भी कम होगा, जिससे हमारा ब्रॉड मनी तो रिड्यूस होगा, बढ़ेगा कहां से। इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग हैबिट्स, अगर लोग एनकरेज हो रहे हैं कि वो अपना पैसा जो है बैंक में रखें तो इससे डिपॉजिट बेस बढ़ेगा, इससे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, इससे ब्रॉड मनी भी बने
इंक्रीज होगा हायर मनी मल्टीप्लायर के थ्रू। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। उसने यही तो पूछा है कि अगर हमारा मॉनेटरी बेस सेम रहता है, मतलब करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट हमारे सेम है, तो इनमें से कौन सी चीज है जो ब्रॉड मनी को इंक्रीज करेगी, जो ब्रॉड मनी को इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशंस ऑफ नसीमन कमेटी 1991। उसकी आपको रिकमेंडेशंस जो है वो बतानी है कि इनमें से कौन सी जो है रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें ये पता है कि नसीमन कमेटी ने फोकस किया था किस पे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये अभी में 2-3 बार जो है वो कर चुके हैं। फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स इन इंडिया पे जो है नसीमन कमेटी का फोकस था। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें डीरेगुलेशन करना है इंटरेस्ट रेट का, किसके लिए, एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नीड फॉर ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट में नहीं, अगर हम इसकी बात करें तो ये सेकंड जो आपकी नसीमन कमेटी आई थी ना, 1991 तो आपकी फर्स्ट वाली थी, जो सेकंड आपकी नसीमन कमेटी आई थी उसमें बात हुई थी। अब 1991 में तो आप खुद सोचो ना, हम एनईपीज लेके आ रहे हैं, हम अभी तो हमें आईटी के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं, सेकंड जो कमेटी आई थी उसमें बोला गया था, तो 1991 का की पॉइंट नहीं है ये। परमिटिंग ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट, क्या आप खुद सोचो कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ही कहेंगे, तो हमारे तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, शेड्यूल बैंक्स थे, इनका क्या। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सिर्फ ये कहे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ही प्रमोट करो, उन्हें ही सिर्फ परमिट करो। तो ये ऑप्शन तो आप, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो ऑप्शन सी तो वैसे ही हटा सकते हो। तो ऑप्शन सी और सी तो हट ही गए। अब सारी लड़ाई तो ए और सी में है, जिसमें हमें ये पता है कि ए हमारा बिल्कुल सही है, तो ए तो हमारा सही हो गया। बी हमारा है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से भी हट गया, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही हो गया। आगे ऑप्शन भी नहीं पढ़े तो भी पता चल गया। फ्रीडम टू अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिसर्स ऑफ द बैंक, देखो बिल्कुल इन्होंने रिकमेंड किया था कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए अपॉइंटमेंट्स में और बैंक की फंक्शनिंग में। ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, सही है। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता फर्स्ट गो में एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखना, फर्स्ट गो में नहीं आ रहा उसे वहीं छोड़ दो, दोबारा मत चलाओ। दोबारा ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन के ऊपर 10 मिनट वेस्ट कर रहे हो, नहीं मत करना उसको। एक गो में अगर मान लो कि आपने कोई कमेटी पढ़ी नहीं, आपको नहीं पता, आप छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। लेकिन फिर आप वापस आओ, उस क्वेश्चन को रिव्यू करो और ये देखो कि क्या मैं इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप कर सकते हो और थोड़ा सा भी कॉमन सेंस से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वो क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो आपकी, अच्छा नेगेटिव मार्किंग भी तो है, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो इस तरीके से यूज करना कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। अगर आप शॉर्ट हो दो ऑप्शंस में से तो एक क्वेश्चन लगा लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि चारों ही ऑप्शन मुझे तो सही लग रहे हैं तो वो क्वेश्चन बिल्कुल मत करना। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट। अब यहाँ देखो ना, यहाँ पे एक चीज हो गई कि आईटी, मुझे पता है कि आईटी का यूज तो इतनी जल्दी 1991 में तो नहीं कहा गया होगा, तो ये देख सकते हैं। एक आपका सी ऑप्शन तो बहुत ही ऑब्वियस है कि क्या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ही प्रमोट करेगा, जब नसीमन कमेटी है ही गवर्नमेंट की तो वो प्राइवेट को ही बोलेगी, गवर्नमेंट को बोलेगी नहीं। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम देख रहे हैं दिसंबर 2022 का जो पेपर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज मेजर टू क्योर डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की सिचुएशन है, इसका मतलब हमें डिफ्लेशन की सिचुएशन को सही करना है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हमें मनी सप्लाई को इकोनॉमी में क्या करना है, इंक्रीज करना है। और मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए हमें बैंक रेट्स जो है वो कम करने पड़ेंगे, सीआरआर जो है वो कम करने पड़ेंगे, एसएलआर जो है वो कम करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन है तो गवर्नमेंट अगर अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है तो सेल करने से पैसा आ जाएगा सरकार के पास। लेकिन अगर गवर्नमेंट बाय करेगी और खरीदेगी अगर सिक्योरिटीज, तो बाय करने से वो पैसा कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी लोगों ने दे दी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने बदले में क्या दे दिया, कैश दे दिया। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शंस देखते हैं। सेंट्रल बैंक बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड द पब्लिक, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। सेंट्रल बैंक में हाइक द बैंक रेट बढ़ाने से तो हम मनी सप्लाई को जो है वो कम करेंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। सेंट्रल बैंक में इंक्रीज सीआरआर, नहीं, सीआरआर हमें कम करना चाहिए। अगर हम सीआरआर इंक्रीज कर देंगे तो हम मनी सप्लाई को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और जबकि हमें डिफ्लेशन को सॉल्व करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। सेंट्रल बैंक रिड्यूस सीआरआर, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल बैंक लो बैंक रेट, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए, डी और ई हमारे क्या हो गए, बिल्कुल सही हो गए। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैचअप का है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लीनिंग हाउस फॉर सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कब हुए थे, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कब कमेंस हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स विद 30 स्क्रिप्ट्स कब लॉन्च किए थे। अब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एक रैंडम एरर की तरह मान लो कि ये ऐसी चीजें तो आएंगी आएंगी, इन चीजों से बच नहीं सकते। आपकी जो मेन लड़ाई होनी चाहिए ना वो 80 to 90 क्वेश्चंस पे होनी चाहिए। 5 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम, मैं बता रही हूँ मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमने कभी देखे नहीं है, हमने पढ़े नहीं है, तो इन पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सबके लिए होंगे, आपके लिए नहीं होंगे। हालांकि इसकी तो पूरी क्रोनोलॉजी है, अभी तो इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, बट हाँ अगर हो सका तो मैंने ना स्क्रीनशॉट्स आपको शेयर कर दूंगी या फिर खुद नोट बना के वो शेयर कर दूंगी अगर हो सका तो, प्रॉमिस नहीं कर रही मैं, ठीक है, पहले बता रही हूँ। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, और अगर कुछ भी नहीं होता ना तो आप अपने PYQs जो है वो अच्छे से कर लेना कि देखो अगर ये अभी इसमें आया है मैचअप में तो यही चीज क्रोनोलॉजी में आ सकती है, तो वहां कैसे गलत होगी, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है ना, इसे ही तो रिपीट कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यही चीज तो है कि पहले आपसे मैचअप में पूछ ली, अब आपसे क्रोनोलॉजी में पूछ ली वो चीज। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लीनिंग हाउस फॉर सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था 1921 में, तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगर हम सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की बात करें तो ये था 1994 में। उसके बाद अगर हम कहें किसकी, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये कब था 1997 में, और 30 स्क्रिप्ट्स वाला कब लॉन्च किया था 1986 में। तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया 3124, 3124 ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द रेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द RBI डाटा अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा। ये मैंने चेंज किया था क्योंकि ये शायद वो था अकॉर्डिंग टू द 2022 डाटा, बट मैंने आपको बोला है कि इसको रिसेंट डाटा में आप अरेंज करोगे, सारे रेट्स बताओगे और वो सारे रेट्स नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे कि ये इसका रेट है, ये इसका रेट है, जो इसमें नहीं भी है वो भी आपको बताने हैं। और फिर ये आंसर करो ना करो इस चीज से मैटर नहीं करता, बट आपको सारे रेट्स जो हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। वो अरेंज करने के लिए डिसेंडिंग में भी आ सकते हैं, असेंडिंग में भी आ सकते हैं, तो किसी एक तरीके से जो है वो याद कर लेना, ठीक है। Now, moving to our next question. Next question हमारा क्या है? Arrange the following chronology in order of their introduction. Ad hoc, 28 days, 14 days, 364 days और 182 days treasury bill. तो सबसे पहले अगर हम बात करें एड हॉक ट्रेजरी बिल्स की, तो ये कब आए थे 1955 में, ठीक है, जो किस लिए यूज किए जाते हैं, गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए, और फेज आउट मतलब खत्म हो गए थे 1997 में। उसके बाद अगर हम 28 की बात करें तो ये 28 डेज के कैश मैनेजमेंट के लिए थे 2001 में इंट्रोड्यूस हुए थे। अगर 14 डेज की अगर हम बात करें तो ये 1997 में आए थे। 364 की बात करें तो 1992 में, और 182 की बात करें तो 1986 में। तो इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे हमारा पुराना तो है ए, उसके बाद ऑप्शन ई, ऑप्शन ई के बाद ऑप्शन डी, फिर सी और फिर बी। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। AEDCB ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ M1। M1 का कौन सा कंपोनेंट आपका नहीं है, तो M1 की अगर हम बात करें कौन सा कंपोनेंट नहीं है, M1 नैरो मनी है, करेंसी प्लस करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स, ये सब आएगा। तो करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ट्रैवलर्स चेक भी जो है वो भी M1 का पार्ट होता है, लेकिन कमर्शियल पेपर जो है ये M1 के पार्ट नहीं होते। कमर्शियल पेपर हमारा क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, हमने अभी देखा है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये M1 का कंपोनेंट नहीं है। और ये तो कंपनीज जो है, कॉर्पोरेशन जो है वो यूज करती हैं किसके लिए, मनी मार्केट है तो शॉर्ट टर्म फंड्स को रेस करने के लिए, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल गलत है। उसके अलावा हमारी करेंसी विद पब्लिक, चाहे नोट्स हो, क्वाइंस हो, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में जो है, अदर डिपॉजिट्स विद RBI प्लस आपका ट्रैवलर्स चेक भी जो है वो M1 का ही पार्ट होता है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following formula is used to calculate the yield of treasury bills where y is equal to discounted yield, p is equal to price, t is equal to days to maturity। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बट हालांकि एक ही बार आया है, बट आपको पता होना चाहिए कि हम डिस्काउंटेड यील्ड्स जो हैं वो which of the following used to calculate yields of treasury bill, जो यील्ड्स हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100 माइनस p into 365 into 100 divided by p into days to maturity, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी मेजर इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है। अब हमें इन्फ्लेशन, पहले डिफ्लेशन का था, अब इन्फ्लेशन का है। इन्फ्लेशन का है तो हमें क्या करना है, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, मतलब हमें सीआरआर जो है वो इंक्रीज करना होगा, बैंक रेट जो है वो इंक्रीज करना होगा, एसएलआर जो है वो इंक्रीज करना होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करेंगी, सेल करेंगी तो क्या पैसा कहाँ से आ जाएगा, पब्लिक से, सरकार के पास आ जाएगा। तो सेंट्रल बैंक परचेज करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अगर परचेज करेगी तो पैसा देना पड़ेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत है। अगर ऑप्शन ए गलत है तो ऑप्शन बी सही है, ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन बी सी आपका सही हो जाएगा। सेंट्रल बैंक सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्कुल सही बात है। बैंक रेट्स रेज करेंगे, बिल्कुल सही बात है। रिड्यूस नहीं करेंगे, सीआरआर जो है वो बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी सी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। Now, moving to our next question हम देखते हैं, which of the following are correct in case of money market in India? मनी मार्केट के केस में हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? Commercial bills is a short term instruments with high risk. बी ऑप्शन क्या है, ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट विद द एब्सेंस ऑफ डिफॉल्ट रिस्क। आरबीआई यूजेस, देखो अगर गवर्नमेंट के पास है तो रिस्क की बात नहीं होती ज्यादा, अगर प्राइवेट के पास है तो ज्यादा रिस्क की बात है। उसके बाद RBI use refinance to relieve liquidity shortage in the system. RBI has switched over from daily fixed rate repos auction system to discriminatory price auction repos. और SLR unable to impose secondary and supplementary reserve requirements on the banking system. देखो मनी मार्केट की बात की है, मनी मार्केट कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें, सबसे पहला ऑप्शन इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स विद अ हाई रिस्क। कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन विद अ हाई रिस्क नहीं। टिपिकली यहाँ पे रिस्क जो है वो कम लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट या गारंटी कौन करता है, कोई रेप्यूटेड एंटिटीज होती हैं या बैंक्स होते हैं, तो हाई रिस्क नहीं होता इसमें। तो ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें ट्रेजरी बिल्स की, तो ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट होते हैं, तो ये रिस्क फ्री होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है, वाइडली एक्सेप्ट किए जाते हैं, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मानी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आरबीआई यूज करता है रीफाइनेंस टू रिलीव लिक्विडिटी शॉर्टेज इन द सिस्टम, बिल्कुल आरबीआई प्रोवाइड करता है रीफाइनेंस फैसिलिटीज, जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट का रीफाइनेंस बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कि वो अपनी लिक्विडिटी जो है वो मैनेज कर पाए। स्पेशली अगर हम बात करें, ये हेल्प किसके लिए कर रहा है, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर्स या फिर जो हमारी एमएसएमईज हैं उनके लिए, मेनली जो है वो उनके लिए फैसिलिटी है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी और सी हमारे बिल्कुल सही है। अगर हम ऑप्शन डी की देखें, तो आरबीआई हैज स्विच ओवर फ्रॉम डेली फिक्स्ड रेट रेपो ऑप्शन सिस्टम टू डिस्क्रिमिनेटरी। नहीं, आरबीआई जो है फिक्स्ड रेट भी यूज करता है, वो वेरिएबल रेट्स भी यूज करता है, मतलब डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस ऑप्शंस भी रखता है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, पूरी तरीके से स्विच नहीं करता है, पूरी तरीके से नहीं स्विच करता है, दोनों चीजें वो रखता है, फिक्स्ड रेट भी रखता है प्लस वेरिएबल रेट्स भी रखता है। ऑप्शन ई की अगर हम बात करें, एसएलआर अनेबल्स टू इंपोज सेकेंडरी एंड सप्लीमेंट्री रिजर्व्स रिक्वायरमेंट ऑन द बैंकिंग सिस्टम। तो हमें पता है कि एसएलआर एक तरीके का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, सेकेंडरी लिक्विडिटी रेशो नहीं है। ये तो हमें फुल फॉर्म से ही पता है ना कि ये सेकेंडरी लिक्विडिटी रेशो नहीं है, सेकेंडरी रिजर्व रिक्वायरमेंट नहीं है, बट टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये एक सप्लीमेंट की तरह ही काम करता है। सीआरआर में हम क्या कहते हैं कि बैंक्स जो है, मतलब जो हमें कैश रिजर्व है वो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास, जबकि एसएलआर में बोला जाता है कि आप बैंक अपने पास रख सकते हैं। तो ठीक है, ये टेक्निकली अगर हम बात करें तो एक सप्लीमेंट की तरह ही काम कर रहा है, सीआरआर का सप्लीमेंट ही है। तो हम देखें तो ये हमारी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी सी और ई सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका क्या है, लॉन्च ऑफ S&P CNX निफ्टी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोविजंस फंड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लॉन्च ऑफ वेबसाइट कब लॉन्च की थी, रिकॉग्नाइज कब किया था एज ए स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्च कब हुआ था, ये हुआ था जुलाई 1995 में, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें कि कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का, तो ये हुआ था 1998 में। अगर लॉन्च कब की थी वेबसाइट, 1996 में, और रिकॉग्नाइज कब किया था स्टॉक एक्सचेंज, 1993 में। तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन 1 2 3 4 ये सही आने चाहिए, सही है ये आंसर।
कुछ तो डाउट लग रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज एज अ स्टॉक एक्सचेंज इन विच ईयर? कब रिकॉग्नाइज हुआ था एज अ स्टॉक एक्सचेंज? 1993 में हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन इन्होंने 1994 से स्टार्ट किया था। अगर हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी ने रिकॉग्नाइज कर दिया था 1993 में। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 1 2 3 4 जो है वही सही होने चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी डाउट है तो वो आप बताना। लॉन्च ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट, ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट होता है तो वो आप बता देना। वैसे तो ये 94 में हुई थी, 96 में तो नहीं हुई थी, बट हाँ अगर इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो यही ऑप्शन आपके सही होंगे। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस अप टू 2022। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और आपका एमएथ सेट का भी सेकंड पार्ट जो है वो रह रहा है, वो भी मैं ना कल सुबह तक अपलोड कर दूंगी उसे भी। ठीक है, सो टेक केयर एवरीवन। और हम स्टेटिस्टिक्स की और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की मैंने कहा था कि क्लास होंगी, तो एक कंप्लीट क्लास में या 2 क्लास लेके मैं आपको कंप्लीट जो है फॉर्मूलेज वगैरह करवा दूंगी फास्ट ट्रैक रिवीजन में, जिससे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो गलत नहीं होंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।